गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान विषय में कक्षा 11 में प्रोटीन्स चैप्टर नंबर 4 में। प्रोटीन क्या होता है? जंतुओं के भोजन में प्रोटीन्स की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। ये शरीर निर्माण में मुख्य रूप से कार्य करती है। प्रोटीन मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर बनते हैं, किंतु आंशिक मात्रा में गंधक, फास्फोरस, लोहा तथा आयोडीन भी इनमें पाए जाते हैं। जीव शरीर का 75% ठोस भाग प्रोटीन का ही बना होता है। मीन्स जो भी शरीर बना होता है, चाहे वो मनुष्य का हो चाहे वो जंतुओं का हो, वह सब प्रोटीन से बना होता है। आवश्यक या तात्विक एवं अतात्विक एमिनो अम्ल प्रोटीन बनाने के लिए संयोजन में भाग लेने वाले ज्ञात 20 एमिनो अम्लों में से 10 एमिनो अम्लों का शरीर की कोशिकाएं स्वयं संश्लेषण कर लेती हैं। हमारा जो ये प्रोटीन है ये एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, प्रोटीन की सरलतम सूक्ष्मतम इकाई कौन होती है? एमिनो एसिड। इस तरह बताया गया है कि 20 एमिनो एसिड में से 10 एमिनो एसिड मिलकर शरीर की कोशिकाओं का स्वयं ही संश्लेषण कर लेती हैं। इन्हें अनावश्यक या अतात्विक एमिनो अम्ल कहते हैं। शेष 10 एमिनो अम्लों का संश्लेषण शरीर की कोशिकाएं नहीं कर पाती, अतः इनको भोजन के रूप में लिया जाता है। इन्हें आवश्यक या तात्विक एमिनो अम्ल कहते हैं। पूर्ण आहार में 10 तात्विक एमिनो अम्ल विद्यमान होते हैं। प्रोटीन्स के अब आता है प्रकार। प्रोटीन मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 सरल प्रोटीन। सरल प्रोटीन में क्या होता है? ये अपघटित होकर एमिनो अम्ल में विभाजित होती है। इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 ग्लोब्यूलर प्रोटीन और नंबर 2 तंतुमय प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन में क्या होता है? जल में घुलनशील होती हैं, जैसे इनके उदाहरण दिए हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लोबिन, एंजाइम, हार्मोन्स और प्रतिविष। ऐसे ही तंतुमय प्रोटीन होती हैं, ये जल में अघुलनशील होती हैं, मीन्स जल में नहीं घुलती, जैसे फाइब्रिनोजन, कोलेजन, इलास्टिन, एक्टिन और मायोसिन। सेकंड आता है अनुबद्ध प्रोटीन। पहला था सरल प्रोटीन, अब है अनुबद्ध प्रोटीन। अनुबद्ध प्रोटीन में क्या है? ये एक प्रोटीन अणु तथा दूसरे अन्य किसी अप्रोटीनी अणु, जिसे प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं, के संयोजन से बनती है। ये भी निम्न प्रकार की होती है। नंबर 1 न्यूक्लियो प्रोटीन। प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड के मिलने से बनती है, न्यूक्लियो प्रोटीन है। तो न्यूक्लिक और प्रोटीन के मिलने से बनी न्यूक्लियो प्रोटीन। उदाहरण है यीस्ट न्यूक्लियो प्रोटीन्स, थाई न्यूक्लियो प्रोटीन्स। इसके बाद आता है नंबर 2 ग्लोब्यूलर प्रोटीन। जल में घुलनशील होती है, ये तो हमने अभी पढ़ लिया। इसके बाद आता है ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होता है? प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट समूह से बनती है। उदाहरण के लिए लार की म्यूसिन, लार में म्यूसिन नामक जो एंजाइम पाया जाता है। फिर आता है फास्फोप्रोटीन्स। जो लार की म्यूसिन प्रोटीन है, ये लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, लेकिन जो म्यूसिन है वो एक एंजाइम, वो प्रोटीन है। फास्फोप्रोटीन प्रोटीन एवं फास्फोरस समूह से मिलकर बनती है, तो फास्फोप्रोटीन हो गई। उदाहरण दूध की केसीन, अंडे की ओवोविटेलाइन, ये जो प्रोटीन होती हैं ये फास्फोप्रोटीन कहलाती हैं। क्रोमोप्रोटीन्स प्रोटीन एवं हीम आदि रंगीन पदार्थों से बनती हैं। उदाहरण हीमोग्लोबिन और हीमोसाइनिन। ये लेसिथोप्रोटीन्स प्रोटीन एवं लेसिथिन से बनती है, जैसे फाइब्रिनोजन और अंडपीतक। व्युत्पन्न प्रोटीन नंबर 3 है व्युत्पन्न प्रोटीन्स। ये प्राकृतिक प्रोटीन्स के अपूर्ण जल अपघटन से बनती है। इनमें प्रोटोजोएज, पेप्टाइड्स आदि हैं, जो प्रोटीन्स के पाचन के समय बनते हैं। ठीक है, अब आता है प्रोटीन्स के कार्य। प्रोटीन क्या काम करता है? प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत के लिए आवश्यक है। कोई भी कहीं भी अगर चोट लग जाती है वो ठीक हो जाती है। वो ठीक क्यों होती है? शरीर में प्रोटीन के कारण ही वो ठीक होती है। फिर आता है रासायनिक उत्प्रेरकों या
एंजाइम के रूप में भी प्रोटीन कार्य करती है। प्रोटीन के डीएमिनेशन के फलस्वरूप वसा का संश्लेषण होता है। आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति न्यूक्लियोप्रोटीन से होती है। शरीर की सुरक्षा में प्रोटीन प्रतिविषों के रूप में कार्य करती है। रुधिर परिवहन में ऑक्सीजन को भी वहन करने का कार्य भी हीमोग्लोबिन सहायक करने के लिए भी हीमोग्लोबिन ही सहायक होता है। उसके बाद आता है प्रोटीन की कमी से शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव। जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे यकृत बढ़ जाता है और उसमें सूजन आ जाती है। प्रोटीन की कमी से शरीर अस्वस्थ रहता है, उसमें रक्त की कमी हो जाती है, जिससे व्यक्ति को एनीमिया रोग हो जाता है। बाल सफ़ेद हो जाते हैं। बाल्यावस्था में प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर रोग हो जाता है। शरीर का भार कम हो जाता है, क्योंकि शरीर के भार के अनुसार प्रतिदिन 1 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसकी आता है प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता। दैनिक आवश्यकता कितनी जरूरी होती है व्यक्ति में, जैसे 0 से 3 माह के बच्चे में 2.3, ठीक है, दूध द्वारा उसको प्रोटीन दी जा सकती है। फिर आता है 3 से 6 साल के बच्चे को 1.8 भार प्रति ग्राम प्रति किलोग्राम, ऐसे करके हम उसको दूध द्वारा दे सकते हैं। फिर आता है 6 से 9 वर्ष के जो बालक होते हैं उनको 1.8, उनको वनस्पति भोजन के द्वारा ये प्रोटीन दी जा सकती है। 9 से 12 साल के बच्चे को 1.5 वनस्पति भोजन द्वारा हम जो है प्रोटीन उनको दे सकते हैं। इतनी मात्रा की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। प्रोटीन की अधिकता से हानि। अब प्रोटीन की कमी से तो आपने पढ़ लिया था कि क्वाशरकोर हो जाता है, रक्त दुर्बलता आ जाती है, खून की कमी हो जाती है। अब है कि प्रोटीन की अधिकता से हानि कम हो गई तो क्या होगा। भारत जैसे गर्म देश में जंतु प्रोटीन की अधिकता अधिक हानिकारक होती है, क्योंकि यह शरीर में अधिक ऊर्जा तथा ऊष्मा उत्पन्न करती है, जिससे यह गर्मी, फोड़े, फुंसी के रूप में बाहर निकलती है। लाल दाने हो जाते हैं, मतलब अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसमें गर्मी निकल जाती है और फोड़े, फुंसी जैसे लाल दाने भी हो जाते हैं। इस तरह के उसमें रोग आ जाते हैं। नंबर 2, प्रोटीन का पाचन अन्य पोषक पदार्थों की अपेक्षा कठिन होता है, मतलब प्रोटीन हमारे शरीर में देर से पचती है। इसी कारण अधिक प्रोटीन के सेवन से कब्ज की शिकायत होने लगती है तथा पाचक अंग भी अत्यधिक कार्य करने के कारण थोड़े समय में ही शिथिल हो जाते हैं। पाचन करना देर से होगा पाचन प्रोटीन का, तो उससे क्या होगा, कब्ज बन जाएगी। पाचन देर से होगा या ठीक से नहीं होगा, कब्ज बनने पर क्या होगा कि हमारे कार्य करने में भी शिथिलता आएगी। नंबर 3, प्राय प्रोटीन से प्राप्त की गई अधिक ऊर्जा अगर हमको मिल गई तो क्या होगा, तामसिक प्रवृत्ति को अधिक हो जाती है, साथ ही कामेच्छा में भी वृद्धि हो करती है। अब आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, सभी जीवों में विद्यमान है। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने यौगिक हैं, जिनमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात जल के समान ही होता है। इसका सामान्य सूत्र CN ब्रैकेट पोस्ट में H2ON होता है। कार्बोहाइड्रेट 2 रूप में पाए जाते हैं, जल में घुलनशील शक्कर मीन्स जैसा मीठा होता है, और अघुलनशील मंड जैसे आप चावल वगैरह का पानी निकालते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ईंधन का कार्य करते हैं, क्योंकि इनके जारण या ऑक्सीकरण, जब इनका ऑक्सीडेशन होता है, इससे रासायनिक ऊर्जा तथा ऊष्मा मुक्त होती है, जो विभिन्न शारीरिक क्रियाओं में प्रयोग होती है। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत अनाज तथा दालें हैं। इसके बाद आता है बच्चों, शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट की उपयोगिता। क्यों जरूरी है कार्बोहाइड्रेट? यह शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, इसीलिए सर्दियों के मौसम में कार्बोहाइड्रेट अधिक लाभ पहुंचाता है। ज़्यादा हम सर्दी में हम अगर खाना खाते हैं तभी एनर्जी मिलती है, अगर नहीं खाएंगे, एक टाइम अगर खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी डाउन हो जाएगी।
कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊष्मा और शक्ति प्रदान करने का कार्य करता है, इसीलिए अधिक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को इसकी आवश्यकता अधिक होती है। कार्बोहाइड्रेट अपने सूक्ष्म रूप में लैक्टोज कम घुलनशील होने के कारण आंतों में अधिक समय तक रहता है। यह कुछ लाभदायक बैक्टीरिया उत्पन्न करके शरीर में विटामिन बी का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट वसा को पचाने का भी कार्य करता है। इसकी अधिक मात्रा शरीर में पहुंचकर यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित होती है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें शक्कर के रूप में कार्य करती है। फिर आता है कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव। अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ेगा? नंबर 1, कमी होने से प्रोटीन को ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, जिससे प्रोटीन का मुख्य कार्य शारीरिक विकास, टूट फूट की कोशिकाओं का निर्माण करना भी रुक जाएगा। जब हम किसी काम को दूसरी जगह करते हैं तो हमारी शक्ति कम हो जाती है, हम जो काम कर रहे होते हैं वो नहीं कर पाते, बल्कि हमें दूसरा काम पूरा करना होता है। इसी तरह इसमें भी होगा, प्रोटीन जो काम करता है वो उसका कम हो जाएगा, थकावट व कमजोरी महसूस होती है। कार्बोहाइड्रेट वसा के ऑक्सीजन को सामान्य रखता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से यह कार्य नहीं हो पाता, जिसके परिणाम स्वरूप कीटोसिस नामक रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर आता है अधिकता से क्या हानि होगी। शरीर में अधिक मात्रा में आया ग्लूकोज जब ज़्यादा हो जाती है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, तो क्या होता है, ग्लूकोज ज़्यादा हो गया तो वह बिना शरीर में प्रयोग हुए ही यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। अधिक कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करने से शरीर की पाचक ग्रंथियां कमजोर तथा शिथिल होने लगती हैं, क्योंकि उन्हें भी आवश्यकता से अधिक कार्य करना पड़ता है, जिससे स्थायी रूप से वह रहने वाला कब्ज हो जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, व्यक्ति आलसी और निष्क्रिय हो जाता है। अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट वसा कणों में परिवर्तित होकर मांसपेशियों में एकत्र होने लगती है, जिससे शरीर अधिक मोटा और थुलथुला होने लगता है, और जिसे हम मोटापा या ओबेसिटी भी कहते हैं। इस तरह से बच्चों, आपका जो चैप्टर था भोजन, पोषण और पाचन, इसका आपका जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट 2 टॉपिक इसमें हमने किए हैं। आगे का टॉपिक हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे।